Hi friends, welcome to the YouTube education and today here we will do the next method of the chapter 1. So just take out the 1.1. तो पहले हम 1.1 का स्वाध्याय 1.1 का एक सवाल हमने पहले लास्ट वीडियो में किया था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरी मेथड है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखेंगे कि उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में क्या बोलना चाहता है वो समझेंगे। किसी एक शहर के थोक बाजार से गेहूं, चावल और चीनी के वार्षिक औसत मूल्य विषयक सूचना निम्नानुसार है। उस पर से वर्ष 2011 को आधार मानकर अचल आधार द्वारा एवं पारंपरिक आधार द्वारा तीनों वस्तुओं के मूल्य का सूचकांक ज्ञात करना हमको। तो गेहूं, चावल, चीनी हमारे खाद्यान्न समूह की 3 वस्तुएं दी हुई हैं। उन 3 वस्तुओं का थोक बाजार से पूरा सूचकांक सूचना दी हुई है 2011, 12, 13, 14 और 15 के लिए। तो अचल आधार की रीति में हमको 2011 को आधार मानकर इन पूरे वर्ष का क्या निकालना है, सूचकांक निकालना है। और उसके बाद में हम औसत सूचकांक यानी कि सामान्य सूचकांक निकालेंगे। फिर दूसरा इसी सवाल में एक पारंपरिक आधार की रीत भी बोली है, तो हम दोनों की दोनों पद्धतियों से सवाल को करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं कि दिया क्या है वो ध्यान में रखना है। साल दिए, वस्तु दी है और उसके बाद में उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो उस इन्फॉर्मेशन के बेस हम आगे इस काम को चालू रखेंगे। तो वर्ष दिए हैं तो हम पहले वर्ष लिख देते हैं। वर्ष हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ओके। उसके बाद में हमारे पास में दिए हुए हैं इस तरफ में हमको वस्तु दी है तो हम यहाँ वस्तु लिखेंगे। तो वस्तु हमारी नीचे की साइड है, सो नीचे एरो कर देना है। और वर्ष हमारे इस साइड है तो इस साइड हमको एरो कर देना है। पहला साल हमारा क्या 2011, उसके बाद में हमारा साल है 12। इतनी जगह छोड़ने की हम उसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन भी कर सके, क्योंकि उसके साथ साथ में हमको कैलकुलेशन करनी ही है। फिर 2013, 2014 और लास्ट में हमको लिखना है 2015। अब इसको किस तरह से मैनेज करना है वो हम देखेंगे। गेहूं दिया हुआ है तो पहले हम लाइन छोड़ देते हैं गेहूं। उसके बाद में दिया हुआ है चावल दिया हुआ है तो चावल भी लिखेंगे हम। और उसके बाद में हमारे पास में तीसरी वस्तु है चीनी, तो हम चीनी भी यहाँ पर लिखेंगे। और लास्ट में हम पहले उसका कुल करेंगे और उसके बाद में औसत निकालेंगे उसका, यानी कि सामान्य सूचकांक जो होता हमारा वो निकालेंगे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन को हम पहले ड्रॉ कर देते हैं। देखिए, तो अभी हमारे जो ड्राइंग्स करनी थी हमको कहाँ कितनी लाइन छोड़ के करनी है ये आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये सब हमने ड्रॉ कर दिया है। अब हम पहले कौन सी मेथड करने जा रहे हैं, अचल आधार की विधि। तो अचल आधार की विधि हम ऊपर लिख देंगे। अचल आधार की रीत या अचल आधार की विधि जो भी लिखना है, उसमें हमको 2011 को क्या मानना है, आधार वर्ष मानना है। तो 2011 को आधार वर्ष मानेंगे हम। तो आधार वर्ष के अंदर भी हमको क्या करना है, पी और आई का एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना रह गया है। अभी जो हमने कॉलम बनाए हैं, ये कॉलम्स के अंदर हमको क्या करना है, पहले एक कॉलम में लिखना है पी यानी कि मूल्य जो हमारा होता है वो। उसके बाद में हमको यहाँ पे क्या लिखना है, आई यानी कि सूचकांक। पी मूल्य और आई सूचकांक, पी मूल्य और आई सूचकांक, पी मूल्य और आई सूचकांक, पी मूल्य और आई सूचकांक। तो अब गेहूं का मूल्य कितना हम किताब निकाल के उसमें देखेंगे। ये
तो ये हमारे पास किताब है यहाँ पर, तो हम यहाँ देख सकते हैं। ये हमारा सवाल है 18। ओके, तो गेहूं में हमारे पास में दिया हुआ है 18, चावल में 30 और फिर 30। हम इस तरह से लिखेंगे वर्टिकली खड़े स्वरूप में। तो देखते हैं कि हमारे पास में क्या, पहले 18, उसके बाद में 30 और 30, तो हमने लिख दिया है। उसके बाद में हमारे पास 18.5, 36 और 31 है 2012 में। 18.5 50 है, वो 5 ही होता है। उसके बाद में 36 है हमारे पास में, और 36 के बाद आता है 31 लिखा हुआ है। उसके बाद में हमारे पास 18.9, 38 और 32 है, तो 18.9, उसके बाद में 38 और 32 भी दिया हुआ है, हम तीनों को लिखेंगे यहाँ पर। फिर 19, 38 और 34, 19, 38 और 34, तो हम 19, 38 और 34 लिखेंगे। और लास्ट में हमारे पास 19.5, 19.5, 39 और 36 तीन दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब ये हमने सवाल लिख लिया है। इसमें से सवाल जो कि हमने लिख लिया है, तो हम सवाल को हल भी करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं उसके लिए। अब हमने कल लाइन लिखाई थी कि अचल आधार का सूचकांक हमेशा कितना होता है, तो ध्यान में रखना है हमेशा कि 100। तो हम यहाँ पर बिना कैलकुलेशन किए क्या लिख देंगे, 100, 100, 100 लिख देंगे, क्योंकि अचल आधार का सूचकांक हमेशा क्या होता है, 100। ये हमारा क्या है, वर्ष अचल आधार है। अब यहाँ सब हमको कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 18.5 बटे 18 गुणा 100, जो हमारा आंसर है वो हमको यहाँ ब्रैकेट में लिखते जाना है, तो हमको अलग से पता चल जाए उस चीज़ का। फिर यहाँ की हम बात करते हैं, तो 18.9 बटे में हमारे पास में कितना है, 18 ही रखना है सब जगह, क्योंकि हमारा कौन सी विधि है, अचल आधार की रीत है। अचल आधार की रीत में ये हमको इस तरह से ही करना होता है। 19 बटे 18 गुणा 100, और लास्ट में हमारा 19.5 है, तो 19.5 बटे 18 गुणा 100, जो भी आएगा हम यहाँ लिखेंगे। ये हमारे गेहूं की बात हुई। अब हम बात करते हैं चावल की। तो चावल में कितना, 36 है, तो 36 बटे 30 गुणा 100, जो आएगा उसको हम यहाँ बंद करके रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। अब हमारे पास में कितना, 38 बटे 30 रहेगा। सब में 30 आएगा, क्योंकि आधार वर्ष का सूचकांक में कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ मूल्य, तो वो मूल्य रिपीट होगा यहाँ P0 बनकर। उसके बाद में हमारे पास दिया हुआ 38 बटे 30 गुणा 100, फिर 39 बटे 30 गुणा 100, अब हम बात करते हैं किसकी, चीनी की। तो 31 बटे 30 गुणा 100, 32 बटे 30 गुणा 100, 34 बटे 30 गुणा 100, और 36 बटे 30 गुणा 100। ये हमने सब लिख तो दिए। अब हमको कैलकुलेशन करनी बाकी है। कैलकुलेशन करने के लिए हम कैलकुलेटर हाथ में उठाएंगे और ये सारी कैलकुलेशंस कर देंगे इसके अंदर से जितनी भी दी हुई है। तो पहले में देखो हमारे पास लिखा हुआ 18.5 बटे 18, तो 18.5 गुणा 100 है पहले, तो गुणा 100, उसके बाद 18 से भाग देना है, तो 18 से हम भाग देंगे 102.77, 78 कर देंगे हम उसको, 102.78 कर देंगे। उसके बाद में 18.9 बटे 18, तो 18.9 गुणा 100 पहले भाग 18, 105 वहाँ पर होगा हमारा ये,
तो 105 हमको लिख देना है। ये थोड़ा अपना आप स्पीड रखेंगे। 19 गुणा 100 भाग 18 वहाँ पर है तो 18 करेंगे। 105.55 तो हम 56 डालेंगे कि 555 है। ये आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। 19.5 गुणा 100 भाग्य 18 108.33 है। तो 108.33 हमको यहाँ दिख सकता है। ये 105.56 है। उसके बाद में हम यहाँ इसका करेंगे 36/30 गुणा 100 तो वो होगा 12×3 36 120। इसका करेंगे तो हमको करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट में आ रहा है इसका 126.67 वहाँ पर हमारे पास में आ रहा है तो 126.67 हम वहाँ लिखेंगे। फिर 38/30 दोनों सेम ही है तो 126.67 ही लिख देंगे वहाँ भी। फिर 39/30 तो 39 गुणा 100/30 करेंगे कितना आएगा 130। फिर 31/30 करेंगे तो 31/30 103.33 हमको यहाँ मिल जाएगा। 32/30 करेंगे तो 106.67 हमको मिलेगा। उसके बाद में 34/30 करेंगे तो 113.33 मिलेगा। उसके बाद में 36/30 करेंगे तो 120 12×3 36 हमको मिल जाएगा। सो इस तरह ये हमारा कैलकुलेशन अंदर का हो चुका है। अब उसको हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे जितने भी हमारे जो ब्रैकेट्स में हैं। और ये फर्स्ट का तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 102.78 प्लस 120 प्लस 103.33 जो 326.11 हमको यहाँ आ रहा है तो 326.11। उसके बाद में 105 प्लस 126.67 प्लस 106.67 338.34 हमको वहाँ मिलेगा। उसके बाद में 105.56 प्लस 126.67 प्लस 113.33 345.56 हमको मिल रहा है। उसके बाद में हमारे पास लास्ट ऑप्शन है 108.33 के बाद में हमारे पास 130 और 120 दो और है, हमको मिलेगा 358.33। अब कुल वस्तुओं की संख्या कितनी है 1 2 3 तो हमको सामान्य सूचकांक इसका निकालना है। सामान्य सूचकांक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको सबको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वस्तुओं की संख्या कितनी है 3 है। तो जो हमको डिवाइड करने के बाद मिलेगा वो हमारा क्या रहेगा सामान्य सूचकांक रहेगा। तो यहाँ तो 100 ही रहेगा। यह हम निकाल लेते हैं कितना आएगा और इस प्रकार से हमारी ये अचल दर की रीत है वो पूरी हो जाएगी। 326.11 भाग 3 तो 108.7 ये 70 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 388.34 डिवाइड बाई 3 112.78 हमारा यहाँ आता है। 345.56 भाग 3 करेंगे तो हमारा 115.19 हो जाता है। 358.33 भाग करेंगे 3 तो 119.44 हमारे यहाँ आ रहा है। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हुआ अचल दर की रीत से सामान्य सूचकांक जब एक से ज़्यादा वस्तुओं दी हो और एक से ज़्यादा वर्ष दिया हो तो ये सूचकांक निकाल सकते हैं हम। अब हम बात करते हैं इसी सवाल के अंदर पारंपरिक आधार की रीत। तो सेम इसी प्रकार से बनेगा, सिर्फ हमारे जो ये जो अंदर की संख्या बटे में जो लिखी हुई है वो सब बदलती रहेंगी, वहाँ पारंपरिक आधार हो जाएगा इसके लिए। तो एक सम इसका देख लेते हैं, यही इसी के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे अभी नीचे। तो देखो हमारा ये सम अब एकदम इस तरह से खाने मैंने बना दिए हैं। उसके अंदर के जो मूल्य थे जो हमको
लिखने होते हैं वो मैंने सब काम करके रख दिया। अब कैलकुलेशन करते कैसे हैं वो हम यहाँ देख रहे हैं कि पारंपरिक आधार की रीत में इस प्रकार के सवाल दिया होता है तो उसकी गणना कैसे की जाती है। तो ये गणना भी बहुत ही आसान गणना है। देखो यहाँ पर हमारे पास 2011, 12, 13, 14, 15 पी दिया हुआ है। पी के अंदर देखो यहाँ कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि इससे पहले कोई वर्ष हमारे पास है नहीं, तो ये जो है वो हमेशा सेम रहेगा। 2011 है तो उससे पहले कोई वर्ष मानेंगे नहीं, तो वहाँ पर हम क्या मान लेंगे 100, 100, 100। अब यहाँ की गणना हमको परम्परित यानी कि आधार बदलते रहना है उनका। अब आधार कैसे बदलना है, तो देखो 18.5 बटे में उसके आगे कौन है 18 गुणा 100, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 18.9, तो बटे में 18.5। देखो ये बदल गया। इसके आगे वाला जो मूल्य होगा वही हमको यहाँ बटे में लिखना है, वो हमको खास ध्यान रखना है। इसके आगे वाली संख्या जो होगी बटे में हमको वही लिखनी है। अब ये 19 है तो 19 के पहले कौन है 18.5 है पी के अंदर, सॉरी 9 है तो 9 लिखेंगे हम 18.9। उसके बाद में हमारे पास लास्ट की हम बात करते हैं 19.5, तो उसके पहले हमारे पास में क्या है 19 है तो हम यहाँ 19 ही लिखेंगे, गुणा 100 करेंगे और हमको जो मिलेगा उसको हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे। सेम यहाँ पर कितना 36 बटे में उसके आगे कितना है 30, तो हम 30 लिख रहे हैं। उसके बाद में 38 है, 38 के पहले कौन सा है 36, तो हम 36 को बटे में लिखेंगे। जो पहले वाली संख्या वो हमारे बटे में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। 38, अब 38 के पहले क्या था 38 ही था, 38 के पहले क्या था 38 ही था, तो हम 38 को ही लिखेंगे वहाँ पर, और जो आएगा वो फिर इस ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर 39 दिया हुआ है तो 39 बटे में हम क्या करेंगे, उसके आगे वाली संख्या 38 है तो हम 38 भी ही लेंगे और बटे में 100। यहाँ देखो हमारा आधार बदलता रहता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं परम्परित, यानी कि चेंज होता रहता है, इसलिए वो परम्परित आधार की रीत बोला जाएगा इसको। फिर 31 बटे 30 गुणा 100, 32 बटे 30 गुणा 100। उसके बाद में हमारा आता है 34 बटे 32 गुणा 100, सॉरी 32 के पहले 31 है हमारे यहाँ, तो 31 हम यहाँ लिखेंगे, ध्यान रखना है थोड़ा। 34 बटे 32 गुणा 100, और लास्ट में हमारे पास 36 बटे 34 आ गए, तो 36 बटे 34 गुणा 100 करना है। जो भी हमारे पास में आंसर आएंगे उसको इन ब्रैकेट्स में रख के नीचे टोटल कर देंगे, और टोटल करने के बाद वस्तुओं की संख्या से जितनी भी होंगी उनसे भाग देंगे। तो देखो सेकंड कॉलम में तो हमारा सेम ही है 18, 30, 30 यानी कि ये, तो हम उसको टाइम बचाने के लिए ऊपर से लिख देते हैं 102.78। 36 बटे 30 तो हमको पता ही है 120 होता है डायरेक्टली। फिर इसका हम बात करें तो 133.33 होता है इसका। अब बचा हमारे पास में ये सब कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, अब कोई हमारे पास ऊपर से देखने का ऑप्शन भी नहीं है, सो हम कर भी लेंगे। 18.9 गुणा 100 भाग्य 18.5, 102.16 वहाँ पर हमारे पास, तो हम वो लिखेंगे। फिर 38 बटे 36 हो गया है, पीछे 2 जीरो में सिर्फ 100 को मल्टीप्लाई करने वाली लगा रहा हूँ, वहाँ पर तो लगाते ही जाना हमको, मल्टीप्लाई का साइन दबाओ उसकी वजह, तो हमारे पास पता है कि वही आने वाला है तो लिख देते 2 जीरो लगा कर। 3200 भाग 31, 103.23, क्योंकि 22 के बाद में देखो हमारे पास 5 दिया हुआ है तो 5 को कन्वर्ट कर देंगे। फिर 1900 भाग 18.9, 19 भाग 18.9, तो 100.53 वहाँ पर हमारे पास आ रहा है, तो 100.53 ही हम वहाँ लिखेंगे। उसके बाद में 38 बटे 38 तो 100 हो जाएगा, तो उसको भी करने की ज़रूर नहीं है। अब 34 बटे 32 तो हमको आता है 106.25, हम वो 106.25 ही वहाँ पर लिखेंगे। फिर 19.5 गुणा 100
1/19 करते हैं तो हम कितना आता है 102.63 आता है, तो 102.63 लिखेंगे। फिर 39/38 करना है हमको, फिर से 102.63 ही आया। और लास्ट में 36/34 करते हैं हम तो हमारे पास आता है 105.88। अब हम सबका टोटल करेंगे। पहले का टोटल हमको पता चल गया है, दूसरे का टोटल भी हमारे पास में है क्योंकि हमने ऊपर से ही सारी इन्फॉर्मेशन देखी। अब यहाँ से हमको कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, इनकी ऐड करना पड़ेगा। 102.16 प्लस 105.56 प्लस 103.23 तो 310.95 हमारे यहाँ आ रहा है, वो लिखेंगे। फिर 100.53 प्लस 100 प्लस 106.25 हमारे पास में यहाँ है, तो लिखेंगे 306.78। अब लास्ट वाले की हम बात करते हैं तो हमारे पास 102.63 प्लस 102.63 प्लस 105.88 यहाँ पर हमारे पास में है, तो 311.14। अब सबको किससे भाग देना है? 3 3 3। क्यों 3 से ही? क्योंकि संख्या हमारे पास वस्तुओं कितनी है? 1 2 3, तो हम इनको किससे भाग देंगे? 3 से। लास्ट वाले को हम पहले भाग दे रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 103.71 306.78 बटे में हमारे पास में कितनी है? 3 संख्या है तो 3 से भाग देंगे। 102.26 है तो 102.26 लिखेंगे। फिर 310.95 है, उसको हम भाग फिर से किससे देंगे? 3 से देंगे तो 103.65 हमारे पास में आएगा। ये दोनों हमारे पास में हैं, इसलिए हमने लास्ट से स्टार्ट किया था 100, क्योंकि 300 को भाग देंगे और इसको भाग देंगे तो 108.70 आएगा। तो इस प्रकार से हमारे ये पूरा हो जाता है सवाल कि अचल आधार की विधि से और परम्परित आधार की विधि से सामान्य सूचकांक कैसे निकाला जाता है जब अलग अलग वस्तुएं अलग अलग वर्षों की सूचना दी हो तब। ओके, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लगे तो आप मेरे से चीज़ में इसके बारे में पूछ सकते हो।